तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवीज़ एंड कॉमिक्स अड्डा में। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सस्पेंस से भरी टाइम ट्रैवल सीरीज़ लेकर आया हूँ। इस सीरीज़ में हम ये देखते हैं कि फ्लिन नाम का एक आतंकवादी टाइम मशीन लेकर पास्ट में जाकर चीज़ें चेंज करने लगता है, जिससे प्रेजेंट टाइमलाइन में भी चीज़ें चेंज होने लगती है। इसे पकड़ने मेसन इंडस्ट्री के लोग 3 लोगों को रिक्रूट करके वापस टाइम में भेजते हैं ताकि फ्लिन चीज़ों को ना बदल सके। मगर लाख कोशिशें करने के बावजूद प्रेजेंट टाइमलाइन में छोटी छोटी चीज़ें चेंज होने लगती है। ऐसे ही सीरीज़ में बहुत सारे टर्न्स और ट्विस्ट्स है और हर एपिसोड के साथ स्टोरी चेंज होने लगती है। ये सीरीज़ काफ़ी एंगेजिंग है और थोड़ी थोड़ी 11/22/63 की तरह है। 11/22/63 भी काफ़ी बढ़िया टाइम ट्रैवल सीरीज़ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो जाकर आप देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि इस चैनल को देखने वाले 88% लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। तो चलिए देर किस बात की, आज की टाइम ट्रैवल सीरीज शुरू करते हैं। सीरीज की शुरुआत में हम मई 6, 1937 के टाइमलाइन में न्यू जर्सी नाम के शहर को देखते हैं, जहां हिंडनबर्ग नाम का एक एयरशिप हवा में उड़ने के लिए रवाना हो चुका था। जब वो एयरशिप नीचे उतर रहा होता है तो सभी जर्नलिस्ट और लोग उस एयरशिप का बेसब्री से इंतजार करने लगते हैं। मगर तभी एयरशिप में कुछ गड़बड़ी की वजह से वो ब्लास्ट हो जाता है और एयरशिप पर मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं। यहाँ तक कि नीचे खड़ी केट नाम की जर्नलिस्ट भी इस हादसे में मारी जाती है। वही प्रेजेंट टाइमलाइन में हम लूसी नाम की एक औरत को देखते हैं जो हिस्टोरियन थी और स्टूडेंट्स को हिस्ट्री पढ़ाती थी। लेक्चर खत्म करने के बाद वो घर पहुंचती है, जहां हम लूसी के माँ को देखते हैं जिसे कैंसर था। वहां पर लूसी की बहन एमी भी बैठी हुई थी। यहाँ में ये पता चलता है कि लूसी के फादर नहीं है, बस उसके मॉम और सिस्टर है। अगले सीन में हम मेसन इंडस्ट्री को देखते हैं, जहाँ पर एक टाइम मशीन सबकी नज़रों से छुपा कर रखी गई थी। तभी वहाँ गार्शिया फ्लिन नाम का एक आदमी अपने साथियों के साथ गाड़ी लेकर आता है। दरअसल गार्शिया फ्लिन एक आतंकवादी था जो पहले ईस्टर्न यूरोप में NSA ऑपरेटिव रह चुका था। उसने अपने वाइफ और अपने छोटे बेटे तक का मर्डर कर दिया था और तब से वो फरार था। वो अचानक अपने कुछ साथियों के साथ मेसन इंडस्ट्री के अंदर जाता है और वहाँ के लोगों पर हमला करता है। वो आगे वहाँ के एक ऑपरेटिव को लेकर टाइम मशीन में बैठकर वहाँ से फरार हो जाता है। जब पुलिस वहाँ आती है तो वहाँ के लोग उन्हें कुछ नहीं बताते, क्योंकि एक टॉप सीक्रेट था और मेसन इंडस्ट्रीज वाले नहीं चाहते थे कि गवर्नमेंट को उसके बारे में पता चले। कुछ देर बाद होमलैंड सिक्योरिटी का एक एजेंट लूसी के पास जाता है और कहता है कि उन्हें उसकी मदद चाहिए और उसे उसके साथ चलना होगा। जब लूसी मेसन इंडस्ट्री पर पहुंचती है तो वहां उसकी मुलाकात याट नाम के एक डेल्टा फोर्स के सोल्जर से होती है। देखते ही देखते वहां डेनिस नाम की एक औरत आती है जो मेसन इंडस्ट्री के लिए काम करती थी। वो लूसी और वैट को कॉर्नर से मिलाती है जो उस कंपनी को चलाता था। वो दोनों लूसी और याट से कहते हैं कि फ्लिन नाम के एक आतंकवादी ने उनके टाइम मशीन को चुराया है और वो मई 6, 1937 के टाइमलाइन में एक बड़े हादसे को बदलने गया है और उन्हें फ्लिन को ऐसा करने से रोकना होगा। दरअसल फ्लिन जिस टाइमलाइन में गया था उस दिन न्यू जर्सी में हिंडनबर्ग नाम का एयरशिप क्रैश हुआ था, जिसे हमने वीडियो की शुरुआत में देखा था। वो आगे लूसी और याट को बताने लगते हैं कि अगर फ्लिन ने पास्ट में जाकर हादसों को बदलने की कोशिश की या फिर उसने वहाँ किसी को मारा तो प्रेजेंट टाइमलाइन में बहुत बड़े चेंजेस होंगे और हिस्ट्री पूरी तरह बदल जाएगी। आगे डेनिस लूसी और कुछ साथियों को वापस टाइम में जाकर उस आतंकवादी को ऐसा करने से रोकने को बोलती है, मगर लूसी को ये आइडिया पसंद नहीं आता। दरअसल डेनिस ने लूसी को इसलिए चुना था क्योंकि वो हिस्ट्री की प्रोफेसर थी और उसे हिस्ट्री के बारे में सब पता था। अगर वो बाकी टीममेट्स के साथ वहाँ गई तो उन्हें ये मिशन करने में बड़ी आसानी होगी। वही वेयरहाउस के अंदर कॉर्नर रफस नाम के एक ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन को भी लूसी और याट के साथ टाइम में वापस जाने को बोलता है, मगर रफस कहता है कि वो उस टाइमलाइन में जाना नहीं चाहता क्योंकि ईयर 1937 के वक्त अफ्रीकन अमेरिकन के ऊपर बहुत जुल्म हुए थे और तब लोग रेसिस्ट भी थे जो काले लोगों से भेदभाव करते थे। ये सुन कॉर्नर कहता है कि उसे टाइम में वापस जाना ही होगा क्योंकि याट और लूसी को टाइम मशीन चलाने नहीं आती। अब रफस को मजबूरन हाँ करना पड़ता है। अगले सीन में हम टाइम मशीन के एक प्रोटोटाइप को देखते हैं जो पहले वाले मशीन जितनी एडवांस नहीं थी, मगर वो टाइम ट्रैवल कर सकती थी। अब ये तीनों कुछ पैसे और ज़रूरी सामान लेकर टाइम मशीन के अंदर बैठ जाते हैं। देखते ही देखते वो मई 6, 1937 के टाइमलाइन में पहुंच जाते हैं, वो भी न्यू जर्सी में। अब वो तीनों एक बस पकड़कर न्यू जर्सी के सिटी के अंदर पहुंच जाते हैं। वहाँ चलते वक्त लूसी याट और रफस को बताती है कि हिंडनबर्ग में ब्लास्ट इसलिए हुआ क्योंकि उसे गीले रोप्स की वजह से नीचे खींचा जा रहा था और इन्हीं गीली रोप्स की वजह से हिंडनबर्ग में शॉर्ट सर्किट हुआ जिससे हिंडनबर्ग फट गया। ये सुन याट पूछता है कि फ्लिन आखिर यहाँ करने क्या आया है, जिस पर लूसी कहती है कि हिंडनबर्ग में
टोटल 97 लोग सवार थे, जिनमें से सिर्फ 36 लोग मारे गए। मुझे लगता है कि फ्लिन हिंडनबर्ग पर सवार सभी लोगों को ब्लास्ट में मारना चाहता है। वो पास ही के एक बार में जाकर वहाँ के बारटेंडर को फ्लिन के बारे में पूछते हैं, मगर वो उन्हें कुछ नहीं बताता। तभी याट की नज़र केट नाम की एक जर्नलिस्ट पर पड़ती है, जिसे हमने वीडियो की शुरुआत में देखा था, जो उस एयरशिप के ब्लास्ट में मारी गई थी। केट को याट अजीब तरीके से देखने लगता है, जैसे वो उसे जानता हो। वो दोनों उसे फ्लिन की फ़ोटो दिखाते हुए कहते हैं कि फ्लिन उनका दोस्त है और वो उसे ही ढूंढ रहे हैं। क्या उसने फ्लिन को देखा है? ये सुन केट कहती है कि उसने फ्लिन को इसी जगह पर 2 घंटे पहले देखा था। वो उन्हें यह भी बताती है कि फ्लिन एक क्रू मेंबर बनकर एयरफील्ड में काम कर रहा है, ताकि वो बाकी क्रू मेंबर्स के साथ मिलकर हिंडनबर्ग को नीचे उतारने में उनकी मदद कर सके। अब ये तीनों हिंडनबर्ग के लोकेशन पर जाने लगते हैं, जहाँ लूसी रफस और याट को बताती है कि अगले 90 मिनट्स में केट भी उस ब्लास्ट में मारी जाने वाली है। ये सुन याट को एक जोरदार झटका लगता है, मगर लूसी कहती है कि ये होना पहले से ही तय है और हम इसे बदल नहीं सकते। आगे तीनों जल्दी से उस साइड पर पहुंचते हैं और वहां के कमांडर को बताते हैं कि वो लोग फ्लिन नाम के आदमी को ढूंढ रहे हैं, जो यहाँ एक क्रू मेंबर बनकर काम कर रहा है और फ्लिन के यहाँ होने से उनके जान को धोखा है। ये सुन कमांडर उनसे पूछता है कि वो तीनों कौन है और वो फ्लिन को क्यों ढूंढ रहे हैं, जिस पर लूसी बताती है कि वो डॉक्टर ड्रे है और फ्लिन उनके हॉस्पिटल से फरार हो चुका है। उसे एक ऐसी बीमारी है जिसके फैलने से सभी लोग मारे जाएंगे, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा। अब ये सुन वो कमांडर ये बात अपने सोल्जर्स को बताता है और वो सब फ्लिन को ढूंढने लगते हैं। तभी लूसी को फ्लिन दिखाई देता है। वही याट केट को ढूंढ लेता है, जो वहाँ खड़ी होकर उस एयरशिप की वीडियो निकाल रही थी। अब ब्लास्ट होने में सिर्फ कुछ ही मिनट बाकी थे, इसलिए वो केट को ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है, मगर वो उसके साथ आने से मना कर देती है। तभी याट अपने वॉच को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि हिंडनबर्ग में ब्लास्ट नहीं हुआ। दूसरी तरफ लूसी फ्लिन को फॉलो करते करते एक मिलिट्री बेसमेंट में पहुंचती है, जहां फ्लिन का एक आदमी लूसी को पकड़ लेता है, मगर सही समय पर याट वहां आकर उसे गोली मार देता है। अब लूसी याट और रफस से कहती है कि फ्लिन ने हिंडनबर्ग के ब्लास्ट को होने से क्यों रोका, इसकी कोई वजह होगी। इन तीनों को अब समझ नहीं आता कि फ्लिन आखिर चाहता क्या है और उसका असली मकसद क्या है। ये सुन याट कहता है कि यह तो अच्छी बात है कि फ्लिन ने 36 लोगों को मरने से बचाया, जिस पर लूसी कहती है कि इन्हीं 36 लोगों के जिंदा रहने की वजह से फ्यूचर की टाइमलाइन बदल सकती है। आगे याट को उस मरे हुए आदमी के पास एक रेडियो ट्रांसीवर मिलता है, जिसे देख रफस कहता है कि वो इस रेडियो को रिवायर करके इस सिग्नल से फ्लिन का पता निकाल सकता है। रफस अब उस ट्रांसीवर को खोल के रिवायर करने लगता है। तभी रफस देखता है कि वो रेडियो दरअसल एक बॉम्ब डिटोनेटर है, मतलब हिंडनबर्ग के अंदर फ्लिन ने बॉम्ब लगाया है और ये रेडियो उसका रिमोट है। अब ये तीनों डिस्कस करने लगते हैं कि फ्लिन ने वो बॉम्ब आज क्यों नहीं फोड़ा और उसने वो बॉम्ब किस लिए फिट किया। आगे लूसी प्रेजेंट टाइमलाइन का न्यूज़पेपर निकालती है, जो उसने अपने साथ यहाँ लाया था। वो देखती है कि उस एयरशिप पर जॉन रॉकेफेलर, उमर ब्रैडली, आइगोर सिकाउस्की जैसे फेमस लीडर्स यूरोप जाने वाले थे, मगर एयरशिप में ब्लास्ट होने की वजह से वो लोग नहीं जा पाए। अब लूसी समझ जाती है कि फ्लिन ने हिंडनबर्ग को आज इसलिए नहीं उड़ाया क्योंकि वो चाहता है कि इस एयरशिप पर ये सभी लीडर्स चढ़े, फिर वो उन्हें ब्लास्ट करके मार देगा। वो यहाँ ये भी समझ जाती है कि फ्लिन उन्हें इसलिए मारना चाह रहा है क्योंकि इन्होंने ही अमेरिका को सफल देश बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। ये तीनों यहाँ पर डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि वहाँ एक कमांडर अपने कुछ सोल्जर्स के साथ आता है और इन तीनों को गिरफ्तार करके जेल के सलाखों के पीछे डाल देता है। जेल के अंदर लूसी याट से पूछती है कि वो केट के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, जिस पर याट कहता है कि उसकी वाइफ जेसिका कुछ साल पहले गुजर गई थी और उसकी शक्ल सेम केट से मिलती जुलती है। यह सुन लूसी याट पर अपना दुख जताती है और आगे तीनों जेल से बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं। आगे याट रफस को वहाँ के ऑफिसर का ध्यान भटकाने को बोलता है और रफस सेम ऐसा ही करता है और उस ऑफिसर को बुरा भला कहने लगता है। यह सुन उस गार्ड को गुस्सा आता है और वो अपने साथी को बुलाने वहाँ से बाहर जाता है, ताकि वो दोनों मिलकर रफस की हड्डी पसली एक कर सके। तब तक यहाँ याट लूसी के ब्रा का हुक निकाल के वहाँ के गेट को खोलता है और ये तीनों उन पुलिस ऑफिसर्स को मारकर वहाँ से भाग जाते हैं। वही हिंडनबर्ग के एयरशिप के अंदर हम केट को देखते हैं, जिसे फ्लिन दिखाई देता है, मगर वो उसे देखकर भी अनदेखा कर देती है और यहाँ ये तीनों भागते हुए हिंडनबर्ग में चढ़ जाते हैं और फ्लिन को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें केट दिखाई देती है और ये तीनों उसे बताने लगते हैं कि फ्लिन ने इस एयरशिप में बॉम्ब फिट किया हुआ है, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द फ्लिन को ढूंढना होगा। ये सुन केट उन्हें कहती है कि उसने फ्लिन को हिंडनबर्ग के किचन डिपार्टमेंट में जाते हुए देखा था। अब केट और याट बॉम्ब को ढूंढ लेते हैं और उसे डिफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। आगे याट लूसी और रफस को एयरशिप पर बैठे सभी पैसेंजर्स को किसी तरह नीचे उतारने को कहता है और अब लूसी और रफस मिलकर हिंडनबर्ग के पायलट्स को वो एयरशिप लैंड करवाने को बोलते हैं। वही फ्लिन और उसका साथी एयरशिप ब्लास्ट होने का इंतजार करने लगते हैं, मगर वो ब्लास्ट नहीं होता।
इसलिए उसका एक साथी रोप से चढ़ते हुए अंदर जाता है, ये यार्ड को रोकने की कोशिश करता है। यार्ड किसी तरह फ्लिन के आदमी को नॉकआउट कर देता है और उस बॉम्ब को डिफ्यूज कर देता है। तभी फ्लिन के आदमी को होश आ जाता है और वो यार्ड के ऊपर अपनी गन पॉइंट करता है, मगर सही समय पर केट उसे रोक लेती है और एक गोली हिंडनबर्ग के गैस चेंबर में लग जाती है। अब इस गोली की वजह से हिंडनबर्ग जलने लगता है और तब तक केट, यार्ड, लूसी और रफस वहाँ की खिड़की को तोड़कर नीचे उतर जाते हैं। नीचे उतरने के बाद लूसी की मुलाकात फ्लिन से होती है। फ्लिन आगे लूसी को इन सबसे दूर रहने को बोलता है, पर लूसी कहती है कि वो एक साइकोपाथ है और वो जो कर रहा है वो ठीक नहीं है। ये सुन फ्लिन लूसी को उसके नाम से पुकारता है और ये भी कहता है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं है और वो अपनी बहन और मॉम के साथ रहती है। वो आगे एक डायरी लूसी को दिखाता है जिसमें लूसी की हैंडराइटिंग थी। ये देख लूसी कहती है कि ये तो उसी की हैंडराइटिंग है, मगर उसने ये नहीं लिखा। जिस पर फ्लिन कहता है कि तुमने तो अब तक इसे नहीं लिखा, मगर तुम इसे फ्यूचर में लिखने वाली हो। आगे फ्लिन लूसी से कहता है कि क्या वो नहीं जानती उसे इस मिशन पर क्यों चुना गया है। अगर वो नहीं जानती तो उसे रिटर्न हाउस के बारे में मेसन इंडस्ट्री वालों से पूछना चाहिए। दूसरी तरफ यार्ड फ्लिन को लूसी से बात करते हुए देख लेता है और वो केट को किसी सेफ जगह ठहरने को बोलता है और अकेले ही लूसी को बचाने उसकी तरफ भागता है। मगर केट यहाँ यार्ड की बात नहीं मानती और उसके पीछे पीछे आती है। यार्ड किसी तरह फ्लिन पर गोली चलाता है और ये देख फ्लिन भी यार्ड पर फायर करता है, मगर वो गोली यार्ड को लगने के बजाय केट को लग जाती है और तब तक फ्लिन वहां से भाग जाता है। देखते ही देखते केट अपना दम तोड़ देती है और ये तीनों वापस अपने टाइम मशीन में बैठकर प्रेजेंट टाइमलाइन में आ जाते हैं। जब वो वापस पहुंचते हैं तो हिस्ट्री चेंज हो चुकी थी और हिंडनबर्ग एयरशिप May 6 को नहीं बल्कि May 7 को ब्लास्ट हुई थी। अब लूसी डेनिस से कहती है कि उसकी मुलाकात फ्लिन से हुई थी और उसने उसे वापस पहुंचने पर रिटर्न हाउस के बारे में पूछने को कहा था। ये सुन डेनिस कहती है कि उसे भी इसके बारे में नहीं पता। आगे यार डेनिस और बाकी लोगों से कहता है कि उन्हें फिर से वापस 1937 में जाकर फ्लिन को मार देना चाहिए, जिस पर रफस कहता है कि उनके दो वर्जन्स एक टाइमलाइन में नहीं रह सकते और ये फिजिक्स के लॉस के खिलाफ है। लूसी डेनिस और कॉनर से कहती है कि फ्लिन पास्ट में चेंजेस इसलिए कर रहा है ताकि अमेरिका की हिस्ट्री चेंज हो जाए और अगर फ्लिन ये करने में कामयाब हो गया तो अमेरिका का फ्यूचर पूरी तरह बदल जाएगा। कुछ देर बाद ये तीनों अपने अपने घर लौटते हैं और जब लूसी अपने घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी माँ बिल्कुल ठीक है और उसकी सिस्टर यहाँ कभी पैदा ही नहीं हुई। साथ ही इस रियलिटी में लूसी की एंगेजमेंट भी होने वाली थी। इसका मतलब है कि पास्ट में कुछ चीज़ें चेंज होने से लूसी की प्रेजेंट लाइफ पूरी तरह बदल चुकी है। अगले सीन में हमें अप्रैल 14, 1865 के टाइमलाइन को दिखाया जाता है और ये वही साल था जिस साल अब्राहम लिंकन का मर्डर हुआ था। आगे हम एक आदमी को देखते हैं जो बार पर एक ड्रिंक पीता है और पास के एक थिएटर में रोल प्ले करने जाता है। इस रोल प्ले को देखने अब्राहम लिंकन भी आया हुआ था। वो आदमी अब्राहम लिंकन के पास जाकर उसे गोली मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। वही प्रेजेंट टाइमलाइन में लूसी को डेनिस का कॉल आता है और वो मेसन इंडस्ट्री के लिए निकल जाती है। वहाँ पहुँचने पर लूसी याट और रफस से कहती है कि पास्ट में थोड़ी चीज़ें चेंज होने से उसकी प्रेजेंट लाइफ पूरी तरह चेंज हो चुकी है, क्योंकि टाइम ट्रैवल करने से पहले उसकी माँ बेड पर थी और उसकी एक सिस्टर भी थी, मगर जब वो टाइम ट्रैवल करके वापस लौटे तो उसकी माँ बिल्कुल ठीक है और इस टाइमलाइन में उसकी बहन कभी पैदा ही नहीं हुई। ये सुन वो दोनों कहते हैं कि उनकी लाइफ तो बिल्कुल नॉर्मल है और उनके लाइफ में कोई चेंजेस नहीं हुए। आगे लूसी कॉनर और डेनिस को सब पहले जैसा नॉर्मल कर देने को बोलती है, मगर डेनिस कहती है कि उनके पास इन सब चीज़ों के बारे में बात करने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि उनकी टाइम मशीन ने फ्लिन को ईयर 1865 में ट्रेस किया है और उन्हें जल्द से जल्द वहां पहुंचकर फ्लिन को रोकना होगा। आगे लूसी रेडी होने लगती है और उसे मदद करने वहाँ की एक ऑपरेटिव जिया नाम की लड़की उसके पास आती है। वो लूसी को बताती है कि हिंडनबर्ग के एक्सप्लोजन में डिले होने की वजह से प्रेजेंट टाइमलाइन शायद बदल गई होगी, क्योंकि हिंडनबर्ग एयरशिप May 6 को एक्सप्लोड होने वाला था, मगर वो May 7 को ब्लास्ट हो गया। अगर वो चाहती है कि वो मालूम करे कि हिंडनबर्ग के इंसिडेंट की वजह से उसकी लाइफ कैसे बदली, तो वो उसके लिए रिसर्च कर सकती है। यह सुन लूसी जिया को थैंक्स बोलती है। वहीं दूसरी तरफ कॉनर रफस को एक रिकॉर्डिंग बग देता है ताकि वो टाइम ट्रैवल करने के बाद लूसी और याट की रिकॉर्डिंग कर सके। ये देख रफस कहता है कि रिटर्न हाउस इन रिकॉर्डिंग्स का क्या करने वाली है और उन्हें ये रिकॉर्डिंग्स किस लिए चाहिए। बदले में कॉनर उसे डांटता है और चुपचाप अपना काम करने को बोलता है। अब रिटर्न हाउस क्या है इसके बारे में हमें आगे सीरीज में पता चलने वाला है। ये तीनों आगे उस टाइम मशीन में बैठकर अप्रैल 13, 1865 में पहुंच जाते हैं। उस टाइमलाइन में मिस्टर बूथ सड़क पर जा रहा होता है कि फ्लिन उसे रोक लेता है और कहता है कि उसे पता है कि वो क्या करने वाला है और वो उसकी मदद कर सकता है। अगली सुबह लूसी, रफस और याट वाशिंगटन की सड़क पर चल रहे होते हैं। वहाँ पर ये तीनों देखते हैं कि अफ्रीकन अमेरिकन लोग भी अब फ्रीली वहाँ पर घूम रहे हैं और वाशिंगटन में काफ़ी शांति भरा माहौल है। वो तीनों वहाँ से फोर्ड थिएटर जाते हैं जहाँ पर अब्राहम लिंकन का मर्डर होने वाला था।
लूसी बताती है कि आज सुबह 10 बजे बूथ के लिए एक लेटर आने वाला है। अगर हमने उस लेटर को ढूंढ लिया तो शायद हमें बूथ के आगे के प्लान के बारे में पता चले। अब याट और लूसी थिएटर के अंदर चले जाते हैं और वही रफस बाहर रुक जाता है निगरानी करने के लिए। बाहर रफस को वहाँ के कुछ सोल्जर्स देख लेते हैं और उससे उसका नाम वगैरह और उसका रेजिमेंट पूछते हैं। ये सुन रफस उसे एक फेक नाम बताता है। थिएटर के अंदर लूसी मेल बॉक्स से मिस्टर बूथ का लेटर ढूंढ लेती है, मगर तभी वहाँ अब्राहम लिंकन का बेटा रॉबर्ट लिंकन आ जाता है। लूसी भी रफस की तरह उसका नाम जूलियट शेक्समैन बताती है। रॉबर्ट आगे लूसी को बताता है कि उनके जनरल्स और कुछ ऑफिसर्स ट्रेन से आज वापस अपने टाउन जाने वाले थे, मगर वो ट्रेन किसी कारण खराब हो गई। वही बाहर वो सोल्जर्स पहचान लेते हैं कि रफस एक सोल्जर नहीं है, इसलिए वो लोग उसे गालियाँ देने लगते हैं और धमकाने लगते हैं। ये देख रफस वहाँ से भाग जाता है। जब ये तीनों मिलकर वहाँ से जाने लगते हैं तो मिस्टर बूथ वहाँ से फ्लिन को मिलने के लिए जा रहा होता है। ये तीनों उसका पीछा करते हैं, मगर फ्लिन उन्हें खिड़की से देख लेता है और उन पर फायरिंग करने लगता है। इस फायरिंग में एक गोली याट को लग जाती है, पर ये तीनों किसी तरह उनसे बचकर पास के एक होटल रूम में रुक जाते हैं। होटल के रूम में ये तीनों डिस्कस करते हैं कि फ्लिन मिस्टर बूथ की मदद क्यों कर रहा है। तभी लूसी के दिमाग में एक बात याद आती है जो अब्राहम लिंकन के बेटे रॉबर्ट लिंकन ने उसे थिएटर में बताया था। उसने लूसी को बताया था कि जनरल ग्रांट, वाइस प्रेसिडेंट एंड्रयू जॉनसन और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विलियम एच सीवर्ड ट्रेन से ये गांव छोड़कर जाने वाले थे, मगर किसी कारण उनकी ट्रेन खराब हो गई। लूसी बताती है कि फ्लिन ने जानबूझकर ये ट्रेन खराब की है ताकि जनरल ग्रांट, वाइस प्रेसिडेंट जॉनसन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विलियम सीवर्ड के साथ साथ वो अब्राहम लिंकन को भी मार सके, जिससे अमेरिका की हिस्ट्री बदल जाएगी। क्योंकि फ्यूचर में अब्राहम लिंकन के बाद जॉनसन और ग्रांट प्रेसिडेंट बनने वाले थे। अगर फ्लिन ने इन चारों को मार दिया तो फ्यूचर में इनकी जगह कोई और प्रेसिडेंट बन जाएगा, जिससे अमेरिका का फ्यूचर पूरी तरह बदल जाएगा। होटल पर रफस याट को लगी गोली निकाल देता है और वही लूसी स्टेशन जाती है ताकि उसे उस ट्रेन के पैसेंजर्स और टाइमिंग के बारे में पता चले। वहाँ पर लूसी की मुलाकात रॉबर्ट लिंकन से होती है, जो उसे बताने लगता है कि ट्रेन के खराब होने से जनरल ग्रांट, वाइस प्रेसिडेंट जॉनसन और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विलियम सीवर्ड भी उनके साथ थिएटर पर शो देखने आने वाले हैं। वो आगे लूसी को वो शो उसके साथ देखने के लिए इनवाइट भी करता है, जिसके लिए लूसी हाँ कर देती है। जब लूसी वहाँ से जाने लगती है तो फ्लिन उसे रोक लेता है और कहता है कि उसे उसके काम में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। बदले में लूसी कहती है कि उसकी वजह से आज उसकी सिस्टर टाइमलाइन से मिट चुकी है। यह सुन फ्लिन कहता है कि तुमने तो सिर्फ अपने सिस्टर को ही खोया है, मैंने तो अपनी पूरी फैमिली खो दी है। जिस पर लूसी कहती है कि तुमने तो खुद अपनी फैमिली का मर्डर किया है। बदले में फ्लिन कहता है कि उसने उसके फैमिली को नहीं मारा, बल्कि रिटर्न हाउस वालों ने उसके फैमिली को मारा है। वो आगे लूसी से यह भी कहता है कि क्या उसने डेनिस और कॉनर को रिटर्न हाउस के बारे में पूछा, जिस पर लूसी कहती है कि उसने उनसे पूछा था और उन्होंने कहा कि वो लोग रिटर्न हाउस के बारे में कुछ भी नहीं जानते। आगे फ्लिन कहता है कि वो यहाँ कुछ बिगड़ी हुई चीज़ों को ठीक करने आया है, इसलिए वो उसे अपना काम करने दे, क्योंकि वो अमेरिका की हिस्ट्री बदलना नहीं चाहता, बल्कि वो तो अमेरिका की हिस्ट्री को बचाना चाहता है। कुछ देर बाद लूसी वापस होटल पहुंचती है और अपने टीममेट्स को बताती है कि उन्हें सिर्फ जनरल ग्रांट, वाइस प्रेसिडेंट जॉनसन और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विलियम सीवर्ड को मरने से बचाना होगा। अगर उन्होंने अब्राहम लिंकन को भी बचा लिया तो हिस्ट्री पूरी तरह बदल जाएगी, इसलिए उन्हें चीज़ें जैसी थी वैसे ही रहने देनी चाहिए। वही दूसरी ओर फ्लिन बूथ को मॉडर्न गन्स और हथियार देता है ताकि वो लिंकन को मार सके। रात को लूसी रॉबर्ट लिंकन के साथ थिएटर में बैठकर शो देखने लगती है। तभी वहाँ अब्राहम लिंकन आता है और उनके आगे बैठकर शो देखने लगता है। होटल रूम के अंदर यार्ड रफस को बताता है कि उसे शो के बाहर रुककर वाइस प्रेसिडेंट को मरने से बचाना होगा और वो सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को बचाएगा। रात को यार्ड सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स विलियम सीवर्ड के घर के बाहर फ्लिन के एक आदमी को देख लेता है और उसे गोली मारकर ख़त्म कर देता है। वही दूसरी ओर बूथ भी एक बार में ड्रिंक करके अब्राहम लिंकन को मारने के लिए निकल जाता है, मगर बीच रास्ते में फ्लिन उसे पंच मारकर बेहोश कर देता है और वो खुद ही अब्राहम लिंकन को मारने निकल जाता है। आगे हम रफस को देखते हैं जो वाइस प्रेसिडेंट जॉनसन को बचाने के लिए हॉल में वेट करने लगता है। वहाँ पर उसे वही सोल्जर दिखाई देते हैं जिन्होंने उसे उसके रेजिमेंट के बारे में पूछा था। वो सोल्जर्स उसकी गन ले लेते हैं और उससे पूछते हैं कि वो गन लेकर यहाँ क्या कर रहा है। रफस उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वाइस प्रेसिडेंट की जान खतरे में है, मगर ये सोल्जर्स उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेते। तभी फ्लिन का आदमी वाइस प्रेसिडेंट पर हमला करने जाता है, मगर सही समय पर रफस वाइस प्रेसिडेंट की जान बचा लेता है। दूसरी तरफ हम लूसी को देखते हैं जो अपनी हर कोशिश करती है कि जनरल ग्रांट वहाँ से चले जाए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आज रात अब्राहम लिंकन के साथ साथ जनरल ग्रांट भी मारा जाए। मगर लूसी का हर प्लान यहाँ फ्लॉप हो जाता है। देखते ही देखते वहाँ फ्लिन आकर अब्राहम लिंकन को मार देता है। जैसे वो जनरल ग्रांट को मारने की कोशिश करता है, लूसी उसे रोक लेती है
मामला बिगड़ता देख फ्लिन जनरल ग्रांट को मारे बिना ही वहां से भाग जाता है। असैसिनेशन होने के बाद लूसी, याट और रफस एक दूसरे से मिलते हैं और यहाँ ये तीनों राहत की सांस लेते हैं क्योंकि जनरल ग्रांट, जॉनसन और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिंदा थे और वो लोग अपने मिशन में कामयाब हो गए थे। तभी वहाँ रॉबर्ट लिंकन आता है और लूसी को जनरल ग्रांट की जान बचाने के लिए थैंक्स बोलता है, पर अब्राहम लिंकन इसमें मारे गए थे। जब ये तीनों टाइम ट्रैवल मशीन में बैठकर वापस लौटते हैं तो जिया लूसी को अकेले में बुलाकर बताने लगती है कि हिंडनबर्ग के बाद इस नए टाइमलाइन में लूसी के मॉम और डैड एक दूसरे से कभी मिले ही नहीं, इसलिए एमी कभी पैदा ही नहीं हुई। ये सुन लूसी समझ जाती है कि उसके डैड कोई और है और एमी के डैड कोई और, क्योंकि अगर एमी और लूसी के डैड एक ही होते तो एमी इस टाइमलाइन में मौजूद होती। ये सुनकर लूसी को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वही दूसरी तरफ हमें रिटन हाउस के बारे में थोड़ा सा पता चलता है। दरअसल कॉनर ने ही रिटन हाउस के कहने पर रफस को लूसी और याट के साथ भेजा था, और तो और कॉनर ने रफस को एक रिकॉर्डिंग बग भी दिया था ताकि वो लूसी और याट की बातों को रिकॉर्ड कर सके। रफस वो रिकॉर्डिंग बग कॉनर को देता है और कहता है कि वो अब ये और नहीं कर सकता, पर कॉनर उसे कहता है कि उसे ये करना ही होगा। कुछ देर बाद लूसी अपने घर जाती है। घर जाने पर लूसी को पता चलता है कि आज उसकी एंगेजमेंट पार्टी है। उसे ये भी नहीं पता था कि उसका मंगेतर कौन है। इसी सस्पेंसफुल एंडिंग के साथ टाइमलेस सीरीज का पहला पार्ट यहाँ खत्म हो जाता है, मगर मैं जल्दी इसके अगले पार्ट के साथ लौटूंगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।